प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के साइंस की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। ये हमारा कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन। हम जान चुके हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य जंतु जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मनुष्य तथा अन्य जंतु अपना भोजन पौधों, जंतुओं अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका नियमित उत्पादन एवं प्रबंधन आवश्यक है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आधारित क्रियाकलापों पर निर्भर करती है। हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। क्या आप बता सकते हैं हमारे राज्य में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? क्या सालों भर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है? वर्षा ऋतु विशेष में उगाई जाने वाली फसलों का नाम बता सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं, जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि फसलों की चर्चा सुने होंगे। आप जान गए हैं कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन सी फसल मुख्य रूप से उपजाई जाती है। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। शीत ऋतु में रबी फसलों की पैदावार होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहते हैं। क्या खरीफ, रबी और जायद फसलों के नाम बता सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया? खेती के जो तरीके आज हम देखते हैं, क्या हजारों वर्ष पहले यही तरीके अपनाए गए होंगे? मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। यह स्थिति लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक बनी रही। वह भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे और इसका विचरण समूहों में हुआ करता था। कच्चे फल, कंद मूल, सब्जियां खाते तथा जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में बीजों से पौधों को उगाते देखा और उन पौधों से बीज को उत्पन्न होते हुए देखा। फिर क्या था? कृषि की शुरुआत हुई। अब मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, जिसमें कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। क्या आपको मालूम है फसल किस प्रकार उपजाई जाती है? फसल उपजाने के लिए किस प्रकार तैयारी की जाती है? अपने घर के बुजुर्गों से पता कीजिए कि अच्छी उपज के लिए क्या करते हैं। फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप। आइए अच्छे फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को जानें। तो मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन करना, बुआई करना, सिंचाई करना, निकौनी, कटाई, गहराई, उसाई एवं सफाई और भंडारण। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है जो लकड़ी का बना होता है। मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल में लोहे का फाल लगा रहता है। हल से जुताई के लिए एक जोड़े बैल की मदद ली जाती है। जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए पाटल या चौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे भी 2 बैलों की मदद से चलाया जाता है। वर्तमान में ट्रैक्टर पावर टिलर से जुताई का काम किया जाता रहा है। मिट्टी की जुताई से पौधों की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमस पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है और ह्यूमस का निर्माण तेजी से होने लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि बुआई से पूर्व मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। नंबर 2 है बीजों का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सीड। अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छे बीजों का चयन चुनकर और फटक कर तो करते ही हैं। क्या और भी कोई तरीका है जिससे स्वस्थ बीजों को चयनित किया जा सकता है? यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। कांच के गिलास में आधा गिलास पानी भरिए,
उसके बाद उस गिलास में एक मुट्ठी चने या गेहूं के बीज डालिए। कुछ देर के बाद अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या सभी बीज नीचे बैठ गए या कुछ बीज पानी की सतह पर तैरने लगे। क्रियाकलाप के दौरान आपने देखा होगा कि कुछ बीज पानी की सतह पर तैरने लगे। ये बीज क्षतिग्रस्त, हल्के और खोखले हैं। इस तरह के बीजों से अंकुरण नहीं होते। इस प्रक्रिया द्वारा अच्छे एवं स्वस्थ बीजों का चयन आसानी से कर सकते हैं। जल में डूबे बीज ही स्वस्थ एवं शुद्ध बीज होते हैं। नंबर 3, बुआई। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। क्या आपने बीजों की बुआई करते किसानों को देखा है? चयनित बीजों की बुआई पौधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। बुआई के लिए 2 प्रविधियां प्रचलित हैं। कुछ बीज सीधे तैयार मिट्टी में छिटक दिए जाते हैं, जैसे गेहूं, जौ, मसूर आदि, जबकि कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं और कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयार कर रोपण किया जाता है। आपने धान की खेती करते हुए अवश्य देखा होगा। धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधों को मोरी कहते हैं, जिसे उखाड़ कर दूसरे खेत में बोते हैं। इससे फसल की उपज अच्छी होती है। बुआई के समय कुछ सावधानियां आवश्यक है। बीजों के बीच समान दूरी बनी रहे ताकि पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। बीजों को इतनी गहराई में बोना चाहिए ताकि नमी के कारण अंकुरित हो सके। बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप अपने निकट के नर्सरी का अवलोकन कीजिए और बताइए कि किन किन पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाता है और तैयार होने पर उन्हें हाथ द्वारा दूसरी जगह पर रोपा जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्या आपने किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक डालते देखा है? वे ऐसा क्यों करते हैं? खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधों पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार की हुई कंपोस्ट कहलाती है। खेतों में अनेक बार फसल उगाने में मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खेतों में अनेक बार फसल उगाने में मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। मिट्टी में पोषक की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, पोटेशियम सल्फेट आदि। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं तथा पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे चने या मूंग के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 बीज अंकुरित बीज छांट लीजिए। अब 3 प्लास्टिक या शीशे का गिलास लीजिए। इन ABC लिख दीजिए। गिलास A में थोड़ी मिट्टी लेकर उन्हें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए और गिलास C में मिट्टी डालिए। अब इनमें अंकुरित बीज बोने के बाद पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। क्या तीनों गिलासों के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि अधिक हुई है? यहाँ पे A, B और C कंपोस्ट मिले पौधों में पौधे अधिक वृद्धि कर रहे हैं। अब ये उर्वरक और खाद क्या? उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है।
खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका है? वर्मी कंपोस्ट से क्या लाभ है? जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई, इरिगेशन। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जाड़े में सप्ताह में एक बार एवं गर्मी में 2 या 3 दिनों के अंतर से सिंचाई की जाती है। इस प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। जैसे धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। सरसों, चना, तीसी आदि में कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। इस प्रकार मिट्टी के प्रकार पर भी सिंचाई की दर निर्भर करती है। जैसे बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होने के कारण अधिक सिंचाई की ज़रूरत होगी। इसके विपरीत चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे सिंचाई के स्रोत को देख लेते हैं। कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। सिंचाई की विधियाँ, पारंपरिक तरीके। क्या आप जानते हैं कुआं, तालाबों, नहरों आदि में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों पर कैसे पहुँचाया जाता है? ये तरीके हैं मोट, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक आदि। आधुनिक तरीके। सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न हैं। छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकल सिस्टम। इस विधि का प्रयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। वहाँ पे ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल का मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों को पानी देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। और नेक्स्ट है निराई। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। साथ ही खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। किसान अनेक तरीकों से खरपतवार हटाता है। वह फसल उगाने से पहले खेत जोतकर खरपतवार सुखा देता है। सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। रसायनों का प्रयोग करके भी खरपतवार पर नियंत्रण रखा जाता है। रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि खरपतवारनाशी रसायनों का प्रभाव इसको छिड़कवाने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग।
फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पर हंसिया से कटाई की जाती है, जबकि बड़े स्तर पर मूवर, रीपर एवं हार्वेस्टर से की जाती है। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की कटाई सितंबर-अक्टूबर माह में की जाती है, जबकि रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि की कटाई मार्च से अप्रैल माह में की जाती है। हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेत में पौधों के निचले भाग शेष रह जाते हैं। हमें इनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है, इसलिए इन्हें खेत में ही विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। कटाई के बाद फसल को थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में फसल कटाई के समय को उत्सव के रूप में मनाते हैं? इसे कटाई पर्व कहा जाता है। कटाई पर्व किसान जब कठिन परिश्रम द्वारा फसल बोता है, 3 से 4 माह के बाद कटाई का समय आता है। अपने खेतों में तैयार फसल को देखकर वह खुशी से झूम उठता है। चूँकि पिछले 3 से 4 माह के परिश्रम का फल मिलता है, इसलिए वह खुशी मनाता है। उसे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी मिलकर मनाते हैं। इस प्रकार हमारे देश के सभी भागों में यह कटाई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कटाई ऋतु के साथ साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि जुड़े हुए हैं। भंडारण स्टोरेज फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण अत्यंत जरूरी है, परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि भंडारण करते समय अनाज में नमी न हो, अन्यथा उसे खराब होने या जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की आशंका होती है। इसलिए भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना जरूरी है, ताकि उसकी नमी समाप्त हो जाए। हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र अथवा कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करने के लिए उन्नत भंडार गृहों तथा साइलों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान के माल गोदामों में करते हैं। क्रियाकलाप आप अपने शिक्षक महोदय या माता पिता के साथ एफसीआई के गोदामों में जाकर पता कीजिए कि खाद्यान्न को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ नए शब्द दिए गए हैं। खाद को मैन्यूर्स कहते हैं। जुताई मीन्स प्लग, जुताई खरीफ और बुआई को सोइंग कहा जाता है। फसल कटाई को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग को थ्रेसिंग ही। खरपतवारनाशी को वेडिसाइड और साइलो को साइलो यानी कि लोहे ट्रेन का ड्रम या कोठी। उर्वरक मीन्स फर्टिलाइजर्स। सिंचाई मीन्स इरिगेशन और रबी मीन्स रबी। जैविक खाद मीन्स बायो फर्टिलाइजर्स और भंडारण मीन्स स्टोरेज और खरपतवार मीन्स वीड्स। कटाई पर्व यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल। हमने क्या सीखा? खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें खरीफ, शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें रबी एवं ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें जायद कहलाती है। खेत की यहाँ पे वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें खरीफ, शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें रबी एवं ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें जायद कहलाती हैं। खेत की तैयारी के लिए जुताई, समतलीकरण आदि क्रियाएं करनी पड़ती हैं। बीज की बुआई उचित दूरी एवं उचित गहराई पर करना चाहिए। फसल में खाद एवं उर्वरकों को उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अच्छी फसल उत्पादन के लिए सही अंतराल पर सिंचाई जरूरी होती है। सिंचाई के आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र है। निराई द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। अनाजों को भंडारण से पहले अच्छी तरह धूप में सुखाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।